मेरे चैनल अशोक कुमार नरवर में आप सभी का स्वागत है। राजनीति विज्ञान के सभी विद्यार्थियों का दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को हम पढ़ेंगे। भारत विभाजन के किन्हीं पांच कारणों को भारत विभाजन के किन्हीं पांच कारणों का वर्णन कीजिए। भारत विभाजन के कारण। भारत विभाजन के प्रमुख कारणों का उल्लेख निम्नांकित शीर्षकों द्वारा किया जा सकता है। तो पहला कारण मुसलमानों की भावनाएं। हालांकि हिंदू तथा मुसलमान शताब्दियों तक मिलजुल कर साथ साथ रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी हिंदुओं के प्रति मुसलमानों के मन में भाईचारे की भावना विकसित नहीं हो पाई। शताब्दियों से रह रहे साथ साथ, फिर भी उनके मन में हिंदुओं के प्रति भाईचारे की भावना का विकास नहीं हुआ, क्योंकि मुसलमान लंबी समयावधि तक आंग्ल भाषा तथा पाश्चात्य शैली से दूर रहे, जबकि हिंदी उससे दूर नहीं रहे। अतः उनमें धर्मांधता कायम रही, धर्म के प्रति अंधापन रहा। आगे चलकर मुसलमानों में यह भावना घर कर गई कि उनके तथा हिंदुओं के हितों में काफ़ी भिन्नताएं हैं, उनके और हिंदुओं के हितों में काफ़ी अंतर है, भिन्नताएं हैं। मुसलमानों की इस भावना को बढ़ाने में मोहम्मद इकबाल जिन्ना तथा मुस्लिम लीग इत्यादि ने आग में घी जैसा कार्य किया, जो आगे चलकर भारत विभाजन हेतु एक मुख्य कारण बनी। दूसरा, मुस्लिम सांप्रदायिकता को अंग्रेज हुकूमत द्वारा प्रोत्साहन। अंग्रेजी हुकूमत ने 1870 से ही मुसलमानों को संरक्षण देने की शुरुआत कर दी थी। भारत शासन अधिनियम 1909 द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन की आधारशिला रखने का उद्देश्य मुस्लिमों को और अधिक बढ़ावा देना ही था। ब्रिटिश सरकार ने दो राष्ट्रों के सिद्धांत का समर्थन करके मुस्लिम लीग को प्रत्येक संभव सहयोग दिया। इसका परिणाम आज़ादी की सुखद अनुभूति के साथ भारत विभाजन की कष्टदायी त्रासदी भी थी। अगला है कांग्रेस का मुस्लिम लीग के प्रति रवैया। जो कांग्रेस पार्टी थी उसका मुस्लिम लीग के प्रति क्या रवैया था? ढुलमुल। अनेक अवसरों पर कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की अनुचित मांगों को भी मान लिया। उदाहरण के लिए 1916 का लखनऊ समझौता इस दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ, चूँकि कांग्रेस ने सिद्धांतों का परित्याग करके मुस्लिम लीग से समझौते किए, जिसके फलस्वरूप लीग के मनोबल में अभिवृद्धि हुई। लीग का बढ़ा हुआ यही मनोबल भारत विभाजन कराने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर गया। अगला है 3 सदस्यों का अंतरिम सरकार में सम्मिलित होना। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के सदस्यों का अंतरिम सरकार में सम्मिलित होना, मुस्लिम लीग के सम्मिलित करने का प्रतिफल सरकार की कार्यकारिणी के विभाजन के रूप में सामने आया। इस विभाजन की वजह से सरकार हिंदू मुस्लिमों के बीच हुए सांप्रदायिक दंगों पर प्रभावी रोक लगाने में असमर्थ रही तथा मजबूर होकर कांग्रेस को भारत का विभाजन स्वीकार करना पड़ा। भारतीयों को सत्ता देने में सरकारी दृष्टिकोण। 1929 से 1945 की अवधि में ब्रिटिश सरकार तथा भारतीयों के आपसी संबंधों में अत्यधिक कटुता पैदा हो चुकी थी। ब्रिटेन की सरकार यह अनुभव करने लगी थी कि भारत आज़ादी मिलने के बाद ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का सदस्य कभी नहीं रहेगा। अतः अंग्रेज सरकार ने सोचा कि यदि स्वतंत्र भारत अमैत्रीपूर्ण है तो उसे कमज़ोर बना देना ही उचित है। पाकिस्तान का निर्माण अखंड भारत को विभाजित कर देगा और आगे चलकर उपमहाद्वीप के ये दोनों देश परस्पर लड़कर अपनी शक्ति को कमज़ोर करते रहेंगे। ब्रिटिश हुकूमत की यही सोच आज सत्य हो रही है। आगे है अगला प्रश्न, जूनागढ़ रियासत के भारत में विलय से भारत को किस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ा था? संक्षेप में लिखिए। जूनागढ़ सौराष्ट्र काठियावाड़ तट पर स्थित एक छोटी सी रियासत थी जो चारों तरफ से भारतीय भूभाग से घिरी हुई थी। जूनागढ़ की अधिकांश जनता हिंदू थी। फिर भी रियासत के नवाब महाबत खान ने 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के साथ कोई समीपता न होने के बावजूद अपने राज्य को पाक में विलय करने की घोषणा की थी। हालांकि पाकिस्तान ने जूनागढ़ का स्वयं में विलय स्वीकार कर लिया, लेकिन रियासत के लोगों ने शासक के फैसले के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजा दिया। संपूर्ण जूनागढ़ में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई तथा हालात इतने खराब हो गए कि शासक का जीवन ही खतरे से गिर गया। शासक जो था ना महाबत खान, उसका जीवन ही खतरे से गिर गया तथा उसने जान बचाकर पाक में शरण ली। जूनागढ़ के लोगों ने तात्कालिक सरकार का गठन किया। रियासत में उत्पन्न विषम स्थिति में जूनागढ़ के दीवान शहनवाज भुट्टो ने भारत सरकार से हस्तक्षेप करने का विनम्र निवेदन किया। भारतीय सैन्य बल ने रियासत में प्रवेश करके स्थिति को नियंत्रित किया।
फरवरी 1948 में जूनागढ़ में जनमत संग्रह हुआ, जिसका परिणाम रियासत का भारत में विलय था। 20 फरवरी 1949 को जूनागढ़ रियासत का पूर्ण विलय भारत में हो गया। पूर्ण विलय भारत में हो गया था। फिर भी बता देते हैं, फरवरी 1948 को जूनागढ़ में जनमत संग्रह हुआ, जिसका परिणाम रियासत का भारत में विलय था। 20 जनवरी 1949 को जूनागढ़ रियासत का पूर्ण विलय भारत में हो गया। अब हैदराबाद रियासत के भारत में विलय में आई समस्याओं के विषय में लिखिए। तो हैदराबाद रियासत के विलय के संबंध में जो समस्याएं हैं उनको देखिए। हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय। भारत के केंद्र में 1,32,000 वर्ग किलोमीटर एवं 35% हिंदू आबादी वाले हैदराबाद की जनसंख्या 1,40,00,000 थी। माने वर्ग में 1,32,000 वर्ग किलोमीटर तो इसका क्षेत्रफल था। 35% हिंदू थे। कुल जनसंख्या 1,40,00,000 थी। यहाँ के शासक निजाम उस्मान अली के अंग्रेज हुकूमत के साथ विशेष संबंध थे, स्पेशल रिलेशनशिप थी। बड़ी रियासत हैदराबाद चारों ओर से भारतीय इलाकों से घिरी हुई थी। वर्तमान में हैदराबाद के कुछ प्राचीन हिस्से महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में हैं। हैदराबाद का शासक विश्व में सर्वाधिक पैसे वाला था, जिसे निजाम कहकर पुकारा जाता था। निजाम की इच्छा थी कि उसकी रियासत अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखे। इस प्रयोजन हेतु उसने भारत सरकार से 1 वर्षीय समझौता भी किया था। 1 वर्षीय समझौता भी किया था। अभी कुछ ही समय व्यतीत हुआ था कि रियासत के लोगों ने निजाम उस्मान अली खान के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया था। कम्युनिस्ट एवं हैदराबाद कांग्रेस ने इस जन आंदोलन को बढ़ाने में उपयोगी भूमिका का निर्वाह किया। अपने खिलाफ बढ़ते आंदोलन को कुचलने हेतु निजाम ने एक अर्धसैनिक बल, जिसे रजाकार कहते थे, एक अर्धसैनिक बल बनाया जिसे रजाकार कहते थे, को रवाना किया। किनको? आंदोलनकारियों को कुचलने के लिए, उनका दमन करने के लिए। सांप्रदायिक एवं अत्याचारी रजाकारों ने गैर मुस्लिमों को अपना निशाना बनाया। मतलब गैर मुस्लिमों को अपना निशाना बनाते हुए लूटपाट, हत्या, बलात्कार की अनेक घटनाओं को क्रियान्वित किया। निजाम के इन आताताई रजाकारों पर काबू पाने के लिए सितंबर 1948 में भारतीय सेना हैदराबाद आई। कुछ दिनों रुक कर चली सैन्य कार्रवाई के पश्चात निजाम को आत्मसमर्पण करना पड़ा। निजाम के आत्मसमर्पण के साथ ही हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में विलय हो गया। अब एक और प्रश्न बचा है, राज्यों के पुनर्गठन की आवश्यकता और परिणाम लिखिए। भारतीय राज्यों के पुनर्गठन की आवश्यकता, प्रक्रिया और परिणाम। प्रक्रिया और परिणाम। आज़ाद भारत में सभी देशी रियासतों का विलीनीकरण एक तत्कालीन व्यवस्था थी। भारत के सभी वर्गों की स्पष्ट मान्यता थी कि राज्यों का पुनर्गठन परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप किया जाना जरूरी है। अभी यह सोच विकसित हुई थी कि दक्षिणी राज्यों में भाषा के आधार पर फिर से राज्यों को गठित किए जाने की पुरजोर मांग की जाने लगी। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान बनाते समय संविधान सभा में भी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग उठी थी। जून 1948 में संविधान सभा ने एस के दर की अध्यक्षता वाले भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया। जब दर आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन एवं अथवा पुनर्गठन पर असहमति व्यक्त की तो जन दबाव के समक्ष झुकते हुए कांग्रेस ने जेवीपी समिति बनाई। कांग्रेस ने जेवीपी समिति बनाई। हालांकि इस समिति ने सैद्धांतिक रूप से दर आयोग की रिपोर्ट का समर्थन किया, लेकिन व्यावहारिक रूप में यह कहा कि यदि जनसाधारण भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन चाहता है तो यह किया जा सकता है। जब जेवीपी समिति ने मद्रास राज्य में से आंध्र प्रदेश नामक एक नए राज्य का निर्माण का समर्थन किया तो उनके इस निर्णय ने आगामी 3 वर्षों में राज्य पुनर्गठन आयोग की एक नई आधारशिला रखी, जिसके चलते आगे चलकर सरकार को राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन करने हेतु बाध्य होना पड़ा। 29 दिसंबर 1953 को न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। आयोग ने 30 सितंबर 1955 को 267 पृष्ठीय रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी। आयोग की रिपोर्ट में सरकार द्वारा महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए 16 जनवरी 1956 को स्वीकार कर लिया गया। जुलाई 1956 में 7वें संवैधानिक संशोधन पारित होने के उपरांत 1 नवंबर 1956 से राज्यों की 4 श्रेणियों को समाप्त करके उन्हें 2 श्रेणियों
राज्य तथा केंद्र शासित क्षेत्र में रखा गया। इस प्रकार देश में 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित क्षेत्रों की स्थापना हुई। 6 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना हुई। ये सब बताएगा मैं। नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 से राज्य की 4 श्रेणियों को समाप्त करके उन्हें 2 श्रेणियों में बांटा, राज्य तथा केंद्र शासित क्षेत्र में रखा गया। इस प्रकार देश में 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित क्षेत्रों की स्थापना हुई। इस तरह से ये पार्ट के पूरे क्वेश्चन आंसर थे। अब आप इस वीडियो को देखिएगा। धन्यवाद।